जी, अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग में इस वक्त हमारे साथ समरा शाहिद है। इंट्रोडक्शन जो है समरा वो आपको देंगी। ये पीपीएससी इन्होंने पास किया, मेरे साथ ही पास किया। उसके बाद ये अपॉइंट हुई कोट राधा कृष्ण तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कसूर था। तो जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पूछना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो ना सिर्फ पंजाब से बल्कि डिफरेंट और प्रोविंस जैसे बलूचिस्तान है, केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, वो अप्रोच करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने पीपीएससी पास किया, क्योंकि उनसे वो कुछ चीजें सीखना चाहते हैं जो उनकी हेल्प करे प्रिपरेशन के लिहाज से या प्रोफेशन के लिहाज से। कुछ सवालात होते हैं लेकिन वो कई बार उस तरह से कर नहीं पाते, तो बजाय कि उनको मुश्किल हो, मेरा ये प्लान है कि हम लोग मिलके उन तक वो चीजें पहुंचा दें। ठीक है, तो अभी हमारा पहला सेशन समरा के साथ है। समरा, आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। आप किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हुई, उसके बाद पीपीएससी आपने कब अटेम्प्ट किया? Okay, like, thank you so much. First of all, I'm honored to give you interview like that. और इसके बाद ये कि मेरा नाम सबको पता है, समरा शाहिद। मैं 2013 to 18 की सेशन में पीयू में फॉर्म डी की है। उसके बाद रिजल्ट आने के फौरन बाद जैसे ही पीपीएससी की सीट्स आई, देन आई अप्लाइड फॉर इट और टेस्ट दिया। फिर अल्लाह की तरफ से वो क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ। फिर मीनवाइल जो बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा थोड़ा सा डिले रहा अपॉइंटमेंट का। मीनवाइल एमफिल के आ गए एडमिशंस, फिर उसमें अप्लाई कर दिया। उसमें भी अल्लाह का करम हुआ एंड आई टॉप द एडमिशन टेस्ट फार्माकोलॉजी में। और अभी मेरा एमफिल चल रहा है, सेशन 19 to 21 का है और साथ साथ जॉब कंटिन्यू है। दैट्स इट। अच्छा, मुझे देखिए, अगर मैं एक आम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ये समझ आ रही है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लाइक स्टूडेंट थी। और शायद अगर मैं अपने आप को एक फॉर्म डी ग्रेजुएट या फ्रेश का ग्रेजुएट क्या मतलब है? वो मतलब मैं अभी नहीं, आप है तो मैं अपने आप को अगर ये समझ रहा हूँ इस वक्त, आपने मेरी हेल्प करनी है उसमें कि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ या मैं एक ऐसा ग्रेजुएट हूँ जिसको 3 4 5 साल हो गए हैं, और आपकी तैयारी शायद मेरी तैयारी से बहुत अच्छी है अगर आप फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने जा रही हैं, और मैं डरा हुआ हूँ, तो क्या मैं कंसीडर करूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं पीपीएससी पास कर सकता हूँ, या मुझे इस डर की वजह से वो तैयारी नहीं करनी चाहिए, या मुझे अटेम्प्ट देनी चाहिए, या मतलब मैं क्या करूं? मतलब आप मुझे बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस पैनिक की वजह से कहते हैं कि हम अटेम्प्ट ना अपनी जाया करें, हमें एग्जाम, हम फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो हम कैसे पास करेंगे, हम इतना अरसा हो गया हमें टच किए हुए बुक्स को, तो हम तो उन लोगों की निस्बत जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हम नहीं पास कर पाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, इसमें ना मैं अपनी स्टोरी से ही मोटिवेट करूंगी। मैं इतनी भी कोई लाइक फाइट नहीं हूँ। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मेरे टेस्ट में मेरे 54 आई गेस 56 मार्क्स थे रिटन के बाद, मतलब 40 अबव होते हैं। और प्रिपरेशन मैंने कोई ऐसे नहीं की थी कि भाई मैं रात दिन लिपन पॉट। उन दिनों मेरी शौकत खाना में इंटर्नशिप चल रही थी एंड सबको पता है जिसने शौकत खाना में इंटर्नशिप की है, इट इज वे टू हेक्टिक। लाइक सुबह 8 बजे आपको उधर होना है और शाम को 5 बजे से पहले आप वापस जा नहीं सकते, और अगर आपकी ओपीडी में रोटेशन चल रही है तो सारा दिन आपने वहां खड़े होना है। इट वॉज वेरी हेक्टिक, और छुट्टी भी वो आपको नहीं दे रहे थे प्रिपरेशन के लिए कि आप प्रिपेयर ही कर लो। सो मैंने बुक से नहीं की, मैंने शॉर्ट पीडीएफ नोट्स जो कि लेट में भी उस टाइम पे शेयर किए हुए थे, और बहुत से लोगों ने अपने अपने नोट्स बना के शेयर किए। मेरे पास इतना टाइम ही था कि मैं बुक्स खोल के बैठूं, मैंने उनकी हेल्प की साथ। फिर क्योंकि उस टाइम पे मेरी एमफिल की तैयारी भी चल रही थी, तो कॉलेज भी मेरी साथ साथ चल रही थी। मुझे एज ये था कि एमफिल की प्रिपरेशन के लिए कॉलेज में शुरू से ही पढ़ रही थी, तो ये सिर्फ एज मिला है। लेकिन बताना मैं ये चाह रही हूँ कि
फ्रेश ग्रेजुएट या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सबसे बड़ा मैं स्पिरिचुअल बिलीफ ये है कि रिस्क आपका अगर लिखा होता है किसी जगह पे, तो आपकी बुरी से बुरी तैयारी भी हो, आप अल्लाह ताला सबब बनाता है और आप क्लियर कर जाते हैं। इंटरव्यू भी इसी तरह का ही होता है कि आप मतलब इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने पर खुद एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, अपने से ज्यादा सबसे ज्यादा अल्लाह पे होना चाहिए कि भाई अगर मेरे नसीब में है तो आई विल गेट इट। तो इससे अच्छा, कोई फर्क नहीं इसमें पड़ता आपने कि ना आप एक फ्रेश बड़ी ग्रेजुएट हैं। इम्पोर्टेंट बात की उससे, मतलब आपने ये कहा कि आपने ना एमफिल की तैयारी करी थी तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ रही थी उसमें, लेकिन जो पीपीएससी का पेपर आया था उसमें आपको पता है कि फार्माकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए। इससे एक पॉइंट तो फ्रेश ग्रेजुएट्स या एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्लियर हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ या आपके मुकाबले में आप सोच रहे हैं पता नहीं किसने कितना ज्यादा पढ़ लिया होगा तो मैं शायद इस काबिल नहीं कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि आपने एमफिल ऑब्वियसली। फार्माकोलॉजी के लिए ज्यादा पढ़ा हुआ था लेकिन पेपर बायोफार्म बेस्ड आया था। और आपके चूंकि आपने शॉर्ट नोट्स और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे इसलिए आप वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और हम्म। ये भी पता चला है कि आप एंड पे पढ़ के या थोड़ा टाइम अपने आप को दे के प्रॉपर तैयारी करके आप इस काबिल होते हैं कि आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं 40+, क्योंकि आपके 50+ ऐसे ही ब्रैकेट में आ गए थे। जो आपको क्योंकि एक ऐसे मार्क्स ही की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर मेरिट चला जाता है, 1-2 मार्क्स की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक चीज आपने क्लियर कर दी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हम्म आपने जब पीयू के अंदर जितना पढ़ा कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपके फेवरेट थे, यानी कि उसमें आपको मुश्किल नहीं आती थी, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि आपको ट्रिकी लगते थे और आपको वो पसंदीदा नहीं थे आपके? मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, टू बी ऑनेस्ट। मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अच्छी मुझे लगती है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल अच्छी लगती थी? स्वाद स्वाद। वाव वाव। फार्मास्यूटिक्स? सूटिस इज ओके, नॉट दैट इंटरेस्टिंग, बस ठीक ही था। बायोफार्मास्यूटिक्स? बायोफॉर्म इंटरेस्टिंग हुई थी, बायोफॉर्म इंटरेस्टिंग हुई थी फोर्थ प्रॉफ में, बट उससे पहले सूटिक्स मतलब इंडस्ट्री में मेरा कोई इतना नहीं था इंटरेस्ट, ठीक है। ओके लगती थी। क्वालिटी कंट्रोल? क्लिनिकल अच्छी थी। आ, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एनालिटिकल वो भी बस केमिस्ट्री? ओके ही थी, ठीक थी। पढ़ा था मार्केटिंग में, मुझे बुक का रट्टा लगाना पड़ा था। हमारे सर ने दी की बुक थी। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये मुझे और ये पता चला कि आपका दो हाँ, तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप का कुछ इंटरेस्ट था, बाकी जो थे वो आप जरूरत के हिसाब से उसकी तैयारी आपने की और वो पास किया आपने, ठीक है, बुक्स पढ़ के। अब मुझे ये बताएं कि बुक्स इम्पोर्टेंट हैं प्रिपरेशन के लिए, शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट हैं, या कोई क्विक रिव्यूज इंपॉर्टेंट है, या क्या, या फिर इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि बुक्स पहले पढ़ें उसके बाद नोट्स पढ़ें उसके बाद एमसीक्यूज करें, वही बात है, या बुक्स के साथ साथ एमसीक्यूज करें, क्या सीक्वेंस की करें? बात है और टाइम की बात है। आप जैसे मैं, आप और बहुत सारे पीपीएससी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट यही अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैसेज देते रहते हैं, या जिन्होंने भी कैंडिडेट्स हैं जो नहीं है फ्रेश, उनको यही मैसेज देते रहते हैं कि आप अभी से पढ़े। सब लोग यही पूछते रहते हैं कि टेस्ट कब होना है, टेस्ट कब होना है, टेस्ट कब होना है। तो टेस्ट की डेट आएगी तब आप लोग पढ़ेंगे, तब आप लोग ज्यादा पैनिक करेंगे। अभी आप लोग पढ़े, चाहे नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, टाइम ज्यादा आपके पास है, तो आप बुक्स खोलें, आप पढ़े, आप रिवाइज करें। टाइम पे डिपेंड ठीक। करता है आपके पास टाइम स्पैन। हम्म, तो अगर हम इनको कह भी देते हैं कि चलो नवंबर दिसंबर या जो भी मिलती रहती है ना इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप उसके हिसाब से फिर अपना करें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पर डेट नहीं आई या टेस्ट नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छी बात है, आप और ज्यादा बोझ नहीं करें। आपने एक नोट्स रखना है, आप दूसरे नोट्स उठा लें। अगर आपको ये कहा जाता है कि 3 माह आपके पास है, तो 3 माह में आपने ये देखना है कि वैसे 3 मंथ के अंदर में आपको अपने नोट्स खोलने चाहिए, जिससे आपने पूरे 5 साल में पढ़ा होता है उसकी क्विक रिवीजन हो जाती है। जब आप क्विक रिवीजन करेंगे अपने नोट से, स्टिल आपके पास टाइम है, तो फिर आप बुक्स खोलें। क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस तरह के नहीं होते कि आप बुक खोल के बैठ जाओ और पूरा पूरा चैप्टर देखो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मतलब आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह रखो कि एग्जामिनर ने बुक खोल के आपका एमसीक्यूज में बनाना, या तो वो अगर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही होगा तो वो कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनाएगा।
या फिर वो एक ऐसी बुक उठाएगा जिसमें ऑलरेडी एमसीक्यूज बने होंगे, या वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल होगी, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अपने आप को एग्जामिनर की जगह रख के सोचे, अपना टाइम देखें कि आपके पास टाइम कितना है, और फिर डिसाइड करें कि आप डू यू वांट टू गो विद बुक्स और नोट्स, और उससे भी ब्रीफ पीडीएफ सॉफ्ट फॉर्म में जो अवेलेबल होते हैं उनके साथ जाना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 100% फॉर्म डी का जो एचईसी का सिलेबस है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 100% वो बंदा कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड हो, ठीक है, और उसने ठानी हुई हो कि बस मैंने करके छोड़ना है, ठीक है, वो बंदा कर हाँ, सकता है, आपको, पॉसिबल है। मेरा तो ख्याल है कि ये नहीं कर सकते 100%, क्योंकि कहीं ना कोई ये लूपहोल, लोग कोई ना नहीं कोई कर मार्जिन रह सकते, जाता है। नहीं, वो मतलब कोई भी मैं नहीं कर वही सकता, कह रही इवन हूँ। मैं भी अपनी बात करूं तो नहीं कर सकता मैं। यार जो वेला बैठा है वो कर सकता है। नहीं, वेला अब किस सेंस में? मतलब आप मुझे बताएं कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मासिस्ट हूँ सिंपल, और मैं पीपीएससी देना चाह रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की जॉब कर रहा हूँ, या मैं कम्युनिटी फार्मेसी पे जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस कितने हैं पेपर पास करने के, और एक बंदा जो बिल्कुल फ्री बैठा है वो जॉब नहीं कर रहा, उसके चांसेस कितने हैं? और क्या ये मैटर करता है कि आप फ्री बैठे हो तो आप पास कर जाओगे, और आप इंडस्ट्री या कहीं कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करो तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे पास करने के? आप क्या कह रहे हैं, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वो इस वजह से कि जो बंदा जॉब कर रहा है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो है, वो कहीं ना कहीं उसके काम आएगा इंटरव्यू में, या टेस्ट में कोई ऐसा प्रैक्टिकल एमसीक्यू आ जाता है, तो जो एक फ्रेश ग्रेजुएट जो वेला बैठा हुआ है जिसने थोड़ी बहुत जॉब की है या नहीं की, उसको नहीं पता होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जहां तक सिलेबस कवर करने की बात है, वहां मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे जैसा बिजी इंसान, आपके जैसा बिजी इंसान नहीं कर सकता। हम लोग 3 महीने हमारे पास होते थे, तो मैं उस जब आपने दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, नहीं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से थी, मैं एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से था। अगर हम अपनी बात करें तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर बुक्स के को रेफरेंस यूज करके स्लाइड्स बेस्ड पढ़ाया जाता है, मतलब उसमें लेक्चर दिए जाते हैं, और वो स्लाइड्स ही हमारा नोट्स होते हैं जो हमने इकट्ठे किए होते हैं। अब जब 5 साल गुजर जाते हैं तो वो स्लाइड्स हमारे पास होती हैं, और हमें बुक्स की इतनी आदत नहीं होती। कुछ बुक्स हमने पढ़ी होती है, लेकिन कुछ बुक्स हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, जबकि एचईसी के सिलेबस में लिखा होता है कि आपकी ये रेफरेंस बुक्स है और ये सारा कुछ। तो अब एंड पे हम क्या वो बुक्स पढ़ें, या हम वो स्लाइड जो है उसको पढ़ें? ठीक है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये वही बात है कि 5 साल आपने किधर से पढ़ा है, 5 साल आपने स्लाइड से पढ़ा है। यू नीड क्विक रिविजन 1-2 माह में, आप स्लाइड्स ही पढ़े। 5 साल आपने बुक्स में पढ़ा है, जो बुक्स आपके पास है आपने उसमें हाईलाइट की होंगी चीजें, पेंसिल से निशान मारे होंगे, गंद मारा होगा याद कर करके। तो आप जब रिविजन करने लगेंगे, बुक खोलेंगे, आपको पता होगा इस पेज पे मैंने ये बात लिखी हुई है, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक, ठीक है। किसी ने गाइडेंस से पढ़ा है, कैटजिन से पढ़ा है, जिससे पढ़ा है, ही नोज कि इस बुक में, इस चैप्टर में, इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने सिर्फ ये पढ़नी है, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर और हो जिस गया बंदे कि ने आप कहना चाह रही कि जिसने जहां से पढ़ा है वो वहां से रिवाइज करे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी क्वेश्चन ये है जो कि लोग पूछते हैं, वो ये कि आप हम कहाँ से पढ़ें।
तो आपके मुताबिक वो वहां से पढ़े जहां से उसने 5 साल में पढ़ा है? हाँ जी, बस ठीक है। मेरे अच्छा मुझे मुताबिक तो बताएं ये कि अगर कि वहां से पढ़े जहां आपने से 5 साल पूरा पढ़ा, बिकॉज यू नो ठीक है, आपने योर किसी को नोट्स, आप एक दफा देखोगे आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी को सजेस्ट करना है अगर के वो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि वो मस्ट वो देखे, मतलब फार्माकोलॉजी की कौन सी बुक मस्ट देखे, या सीपीआर है तो उसके कौन से चैप्टर देखे, या कुछ इस तरह की चीजें, पर क्या ये जरूरी है? तो आप अगर कोई 4 5 6 बुक्स या वो जगह या रिसोर्सेज कोट करना चाहें कि इसकी तैयारी जरूर करें, तो क्या होंगे आपके मुताबिक? हाँ, उसमें सबसे पहली बुक तो लिपन कॉटी आती है, वहां से क्लासिफिकेशन। मैंने जिस जिस भी अपने जूनियर को ये बात कही है ना, उसको मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि अपनी पुरानी वाली लिपन कॉर्ड से कॉन्सेप्ट्स जरूर रिवाइज करो, बट डू बाय अ लेटेस्ट एडिशन ऑफ लिपन कॉर्ड जिसके अंदर लेटेस्ट क्लासिफिकेशन होगी। क्योंकि लास्ट हमने जो टेस्ट दिया है उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन में एक ऐसा ड्रग पूछी गई थी जो हमारे पास जो 5 साल पुरानी लिपन कॉर्ड या 3 साल पुरानी लिपन कॉर्ड की क्लासिफिकेशन में वो ड्रग नहीं मौजूद थी। क्योंकि जब एडिशन होती है तो एडिशन होती है, क्लासिफिकेशन में कोई भी न्यू ड्रग ऐड हो सकती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अपने लेटेस्ट लिपन कॉर्ड एडिशन से करनी है ताकि वहां पर कोई भी न्यू ड्रग हो वो आपके माइंड आपके आप स्किप ना हो जाए कि ओहो ये तो हमें पढ़ी नहीं, ये तो ड्रग तो हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से थी, किस में थी। तो ये बात है। और इसके अलावा जो कैटसन है, कैटसन का मिनी मिनी जो कैटसन है ना, वो बहुत ही क्या मजेदार बुक है। वो इतनी कंसेप्चुअल बात उसमें लिखी हुई है। चैप्टर्स भी 2-3 पेजेस से ज्यादा नहीं है, और उसके बैक चैप्टर के बैक पे एंड ऑफ द चैप्टर में जो एमसीक्यूज है वो भी आपकी बहुत अच्छी रिविजन करवाते हैं। सीपीआर इज मस्ट मस्ट, वहां जो सिंटेक्स का पोर्शन सारा, उसके बैक ऑफ द चैप्टर एमसीक्यूज जरूर करें। इसके अलावा मैंने 3 बुक्स ही जरूर देखी है। इसके अलावा मैंने अपने नोट्स पढ़े, जो मैंने जो सबके लिए कह रही हूँ कि अपने नोट्स देखें, अपनी स्लाइड्स देखें, और बस रिविजन इसी तरीके से करें। मैंने 3 बुक्स ये लाजमी देखी। अच्छा, और सीपीआर के कौन से चैप्टर्स आप के मुताबिक इम्पोर्टेंट है, आप तो अगर बताना चाहें? ये पूरी सीपीआर करनी है, ये बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी सीपीआर करनी है हमें। या जो उसके ना मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद चैप्टर्स के, बट उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स आई गेस फर्स्ट सेकेंड। हाँ, मुझे और भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैलकुलेशन सारी कर दिए नहीं। कैलकुलेशन बहुत बेसिक आती है, प्रोपोर्शन मेथड्स, डोज निकालनी है एमएल में, डोज निकालनी है मिलीग्राम्स में, कि इतनी इंजेक्टेबल में अगर इतने ग्राम्स है ड्रग और आपने इतने ग्राम लिए तो आप कितना एमएल ला रहे हैं, वो उसकी तरह के हमें कैलकुलेशन आती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आती। तो मैंने तो इस तरह से देखी थी कि जो मुझे दिमाग में समझ आ रही है सीपीआर में से जितनी कैलकुलेशन वो मैंने कर ली। ठीक है, जो मुझे समझ नहीं आ रही और जो मुझे लग रहा है कि मुझे भूल जाना है और मुझे ये ना करूंगी तो मैं ये कंसेप्ट भी भूल जाऊंगी, तो उसको मैंने स्किप किया। ठीक है, कैलकुलेशंस के हवाले से ये बात। और मेरे ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आई गेस, स्टार्टिंग के 7 to 8 चैप्टर्स आपको भी याद होगा ठीक है, कौन से चैप्टर्स थे। ठीक है। उनमें हाँ बड़े जी, मैसेजेस सर्कुलेट किए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट 7 to 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें, उसके बाद हाँ, 13 या 16 है इंपॉर्टेंट सीपीआर का। अच्छा, जहां तक सूटिक्स का पोर्शन, मेडिसिन मेडिसिन से पहले पहले जो पोर्शन है सारा वो सूटिक्स का ही है, वो सारा करना। मतलब हमने बेसिक वो है फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स का पोर्शन है जो हमने सीपीआर से कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी के लिए लिपिन कॉट करें और बाकी अपने नोट्स में उनको रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मेडिसिन के लिए भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम सीपीआर से करें कि नहीं। मैं कहती हूँ ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपने सीपीआर से करके आपने
क्या मतलब, ठीक है आप चैप्टर्स के एंड वाले एमसीक्यू जरूर करो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स ही खोलो। मतलब मैं होती तो मतलब मैंने भी हालांकि मेडिसिन इतनी पढ़ी नहीं थी, लेकिन अगर मैं पढ़ती तो मैंने अपने नोट्स ही खोल लेते। मेडिसिन ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, व्हाई मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं समझा कि जब आप प्रिपरेशन के फेज में थी या आप उस वक्त इंटर्नशिप भी कर रही थी शौकत खानम में और आप पे पेपर भी आने वाले थे, तो आप क्या पैनिक होती थी या आप ये सोचती थी कि अब मैं तो शायद पास ना हूँ या कुछ, जैसे बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं और इस पैनिक की वजह से वो अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सिर्फ इस पैनिक की वजह से। हालांकि मेरा ये मानना है कि सारे लोग एक ही स्टेज पे हैं इस वक्त। वो स्टेज यही है कि जी परेशान परेशान है सारे और पता नहीं पेपर कब आएगा, पता नहीं कैसा होगा, ये सारी एक तरह पे है। लेकिन कई बार पैनिक की वजह से वो अपने आप को ज्यादा लेट डाउन कर देते हैं। तो क्या आपने उस वक्त लेट डाउन किया था? आप परेशान होती थी, आप पैनिक होती थी, और अगर पैनिक होती थी तो उसको कैसे आप टैकल करती थी? आपकी सोच अगर मुझे टेंशन होती थी। मेरी फ्रेंड्स अभी तक मुझे सुनना इतनी टेंशन क्यों लेती हो, मैं कहती हूँ व्हाट इज दिस क्वेश्चन, टेंशन क्यों लेती हो? टेंशन लेना इज नेचुरल प्रोसेस। ये क्या बात है टेंशन क्यों लेती हो? तो टेंशन लेना बाकी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन टेंशन की वजह से कभी मैंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया। टेंशन होती थी इस बात की कि मैंने ये वाला चैप्टर रिवाइज नहीं किया, कहीं इसमें से तो नहीं आ जाएगा। मैंने वो वाला चैप्टर रिवाइज नहीं किया, कहीं उसमें से तो नहीं आ जाएगा। ये वाली टेंशन होती थी। बट इस तरह से कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरी ना प्रिपरेशन दूसरे से अच्छी नहीं है, क्योंकि आई न्यू कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। और वही बात है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए। 5 साल आपने पढ़ा है, कुछ ना कुछ टेस्ट में आपको जरूर आता होगा। मतलब 5 साल, अगर चलो उन लोगों की बात करते हैं जिनको 5-5 साल 6-6 साल गैप हो गया स्टडीज में, बट आप अपने ऊपर इतना तो बिलीफ रखें कि आपने एक जमाने में मतलब जान लगा दी थी अपने प्रॉफ में। तो अगर आपके सामने एक एमसीक्यू उस चैप्टर से रिलेटेड आएगा तो एक बार के दीज आर राइट ऑप्शंस, ठीक है, एंड देन यू फॉलो योर गट कि आपको इन दोनों ऑप्शन में से बेहतर कौन सा लगता है, अल्लाह का नाम लेके टिक कर दे। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, लगता है कि इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं है तो कुछ छोड़ दे। बट इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको मतलब यू डोंट हैव टू फील योरसेल्फ के यार मैं तो इसी तरह के लोग होते हैं कि ऊपर ऊपर से कहते हैं मुझे नहीं आता और दे आर मतलब यू नो ब्लैक शीप्स। लेकिन इस तरह नहीं फील करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। टेंशन होती है, इट्स नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जब आप एक दफा पेपर शुरू करते हैं ना तब आप भूल जाते हैं टेंशन क्या थी क्या। देन यू आर फोकस्ड कि आपको जो आता है वो आप कर रहे हैं, जो नहीं आता आप छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइम पे बीच में इंटरव्यू के या उन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है, ये मैं शेयर कर दूं इंटरव्यू, तो उनको मैं बता दूं कि अभी हम बात कर रहे हैं समरा शाहिद से जो पीयू से ग्रेजुएट हुई है। 2018 के अंदर इनकी ग्रेजुएशन हुई थी, टीपीएससी उन्होंने 2018 में पास किया था। 2019 के अंदर इनकी पोस्टिंग हो गई थी कोटा किशन में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और बाद में ये ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ द सेम हॉस्पिटल जो है वो अपॉइंट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चीजें बताई हैं कि आपने वो चीजें प्रिपेयर करनी है जो आपने ऑलरेडी 5 साल में पढ़ी हुई है। सबसे पहले उसको कंपाइल करना है, आपने इकट्ठा कर लेने में सारे रिसोर्सेज को, और वहां से आपने प्रिपरेशन का फेज स्टार्ट कर देना है। उसके बाद कुछ चीजें इन्होंने और बताई, जैसे बुक्स लिपिनकॉट की इन्होंने बताई, उसमें क्लासिफिकेशन करनी है। सीपीआर का इन्होंने बताया कि उसके फर्स्ट 1 to 7 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक्स आपने देखने, साथ उसके एमसीक्यूज करने अगर केमिस्ट्री का पोर्शन के करने हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये खुद भी बहुत पैनिक होती थी, लेकिन उस जो पैनिक मोड को था इन्होंने चैनलाइज किया और ऑप्टिमिस्टिक रही और इन्होंने पास किया। अच्छा अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। आप मुझे बताएं समरा कि क्या ये जरूरी है कि पीपीएससी के पेपर से पहले पेपर स्पेसिमेन को देखा जाए, उसकी नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, क्या उस क्राइटेरिया को समझना इम्पोर्टेंट है? या अगर एक बंदे को पता है कि हाँ भाई इसके एक नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन के अगेंस्ट 0.25 नंबर की, और वो कॉन्फिडेंट है, तो वो बस बगैर प्रैक्टिस किए जाए पेपर अपना अटेम्प्ट करे? क्या आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस की थी? पास पेपर्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या पास पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं
या फिर पास पेपर जो होते हैं वो सिर्फ एक आपकी तैयारी को ये बताने के लिए है कि जी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो पास पेपर्स के हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, मैं इसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने पर्सनली ना अपने टाइम पे इतनी ज्यादा फोकस नहीं की थी, और मेरा हम्म। 54 या 56 इस तरह के नंबर आने की वजह भी यही है कि पास पेपर्स इतने ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं उन दिनों इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैंने पास पेपर्स जरूर एक तो देखे होंगे, बट नॉट लाइक कि मैं बैठूं, मैं वो माहौल बनाऊं, मैं अपना टाइम सेट करूं कि मैंने इतने टाइम में ये पेपर करना है, और मैं ये देखूं कि ये बात तो मुझे अब जाके बड़ी रियलाइज हुई है जब लाइक ने मुझे बताया, मतलब सबको बताया कि जब आपको नहीं आता वो आप छोड़े। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी जो की थी वो ये कि मैंने उसमें थोड़ा सा भी, मतलब 0.5 या पॉइंट थोड़ा सा भी लगा कि यार ये ठीक हो सकता है, या चलो मेरा तुक्का लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वो मैंने अटेम्प्ट किए। अगर मैं वो छोड़ देती तो माइट भी मेरे 1 2 3 नंबर ज्यादा आ जाते। हम्म। तो लेकिन वही बात होती है कि रिस्क आपके नसीब में लिखा होता है, तो मतलब सब सबक बनता जाता है, तो ये बात बहुत जरूरी है। और पास पेपर क्या अगर रिपीट होते हैं मतलब यू क्वेश्चंस? आर इन प्रिपरेटरी फेज, और रिपीट, आई डोंट नो अबाउट दिस, क्या रिपीट होते हैं, हो सकता है होते हो, एक ही दफा तो हमने पीपीएससी दिया है, इतना मुझे आइडिया नहीं अच्छा, है, मैंने मैंने असल में लेकिन जितने पीपीएससी के पास पेपर्स को कंपाइल किया है ना, उसमें से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि अगर रिपीट होते हैं तो उनकी रेशो इतनी नहीं है कि उसके ऊपर इतनी टेंशन लेके उसको देखा जाए कि जी पास पेपर्स क्या। हाँ, सिर्फ पास पेपर्स को एज अ मॉडल, एज अ स्पेसिमेन लेके अगर आप देखें प्रैक्टिस। कि हाँ इस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर सोली उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ये पास पेपर मैंने कर लिए तो मेरा एक चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने तैयारी कर ली, तो वो गलत चीज है। तो बस ये मेरा एक पॉइंट था। नहीं नहीं, आपने भी उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर दिया कि इस तरह पास्ट से नहीं है, हाँ पेपर वो को स्पेसिमेन है। पास्ट पेपर को ना देखने और अटेम्प्ट करने का सिर्फ एक पर्पज होना चाहिए कि यू इवेल्युएट योर प्रेपरेशन, आपको कितना आ रहा है उस टाइम, ठीक है। हम्म। ये नहीं होना चाहिए कि अब हमने ये पास्ट पेपर कर लिया तो ठीक है, हमारा ये मतलब तैयारी हो गई। आप अपने आप को इवेलुएट करें कि आप कितने टाइम में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट आपको लग रहा है कि आपकी इस सब्जेक्ट में ग्रिप है, ठीक है। हम्म। तो इसलिए होते हैं पास पेपर्स, इसलिए नहीं होते कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ उसी के ऊपर छोड़ दें कि मैंने पास पेपर कर लिए या इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप अब बिल्कुल ही कर दें कि पास पेपर से तैयारी करनी है, नहीं, आप पूरी हम्म। प्रेपरेशन करें पहले, उसके बाद पास पेपर देखें। इट्स नॉट वाइज कि आप हम्म। पास पेपर से शुरू करें। और इसके अलावा ये भी मैंने बताया ना कि चैप्टर्स के एंड पे जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो भी आपके लिए मतलब पास पेपर के तौर पर रिएक्ट करते हैं वो, कि आप उनको हम्म। देख लो, उनसे अंदाजा लगा लो कि आप कितना, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना आप रिकॉल कर सकते हैं। आप एक दफा पढ़ा है, एक दफा पढ़ने के बाद आपको याद रहता है कि यानी एक दिन चैप्टर पढ़े बेशक उसे अगले दिन उसके एमसीक्यूज करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद रहता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन इसलिए है ना, आप पास। ये बिल्कुल आपने सही बात की है, ये कि सेल्फ एवेल्युएशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे किया है, इनबॉक्स भी आए कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बुक्स लिखी 3, तो उसमें मतलब आपने भी उसमें बहुत ज्यादा पेपर्स लिखे, मॉडल पेपर्स, और बाकी आपने काफी हेल्प की, बहुत सारे और को ऑथर्स थे जो लिखी, तो लोगों ने कहा कि क्या ये मैं हम लोग पढ़ लें तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा सारा? तो फिर मैंने उनको ये जवाब दिया कि जो एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव होता है ये सेल्फ इवेल्युएशन होते हैं आफ्टर यू आर डन विद योर फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ूंगा तो मैं इसके एमसीक्यूज पढ़ के कैसे इवेल्युएट करूंगा? तो पहले एक चैप्टर पढ़ें या वो चीज पढ़ें, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और फिर इवेल्युएट करें आप। फिर अगला चैप्टर पढ़ें, फिर उसके एमसीक्यूज करें, तो आप उस बुक को साथ रखें, तो थ्योरी पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये चीजें थी जो उनको बताई। और मॉडल पेपर्स का इसलिए बताया, जैसे कि आपने बताया कि ये 100 नंबर का पेपर है,
आपके उसमें से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपके 50+ नंबर आए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो प्रैक्टिस करके गई होती तो हो सकता है आपके 4-5 नंबर ज्यादा आ जाते, और उन 4-5 नंबर की वजह से आपका मेरिट पहले भी ज्यादा और ज्यादा ऊपर चला जाता। और कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाते हैं, वो मेरिट लिस्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाते। मतलब फॉर एग्जांपल वो 40+ स्कोर तो करते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो हम्म, 40 से फिर नीचे चले जाते हैं, और वो 40 से नीचे जाने का मतलब होता है पीपीएससी को फेल कर जाना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से वो मॉडल पेपर के कॉन्सेप्ट हम मिलके लेके आए थे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप बीइंग अ फीमेल गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आना एक आपके मुताबिक एक आसान चीज है, मुश्किल चीज है, या आपको कोई ऐसा फील नहीं होता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपना काम कर रही हैं? क्योंकि कई लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं जी हम फीमेल तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट होंगे। फिर वो कहते हैं कि जी लाहौर में सीट नहीं है, तो वो तैयारी ही इस वजह से नहीं करते कि अगर मैं पास भी हो गया तो बाहर कैसे जाऊंगा जाऊंगी, ठीक है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो इस कंपटीशन को टेकअप करें? फीमेल होना क्या उनके लिए कोई मुश्किल चीज है? ये क्या आप सजेस्ट करेंगे बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल? जी समझा, तो ये पूछा था आपसे कि क्या फीमेल होना एक इशू है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो फीमेल पोस्टिंग को लेकर परेशान होते हैं कि लाहौर में सीट नहीं है, मैं दूर कैसे जाऊंगी? तो आप भी अपने हॉस्पिटल की ड्रग इंस्पेक्टर रही हैं, आपने इतना काम किया है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो इसको चैलेंज को टेकअप करें, टेस्ट दें, क्या करें? ये तो बात की बात है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। पोस्टिंग को लेकर गिव अप कर देना इज नॉट। शुरू में ना गिव अप, रिस्क जो है ना वो इंसान के पीछे भागता है, इंसान रिस्क के पीछे नहीं भागता। और अगर अल्लाह ने किसी जगह पे आपके लिए रिस्क लिखा है ना, तो अल्लाह उसके लिए खुद ब खुद ही हालात भी पैदा कर देगा और सबब भी बना देगा। ये उन लोगों के लिए या उन फीमेल्स के लिए जो मैरिड है, बच्चे हैं, और जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो मुझसे कहती हैं कि हम क्या करें। मैं कहती हूँ कि अभी इसके बारे में ना सोचो, बिकॉज अभी सोचोगी तो तैयारी सही तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके आपके आपकी टेंशन होती रहती है कि हम क्या करेंगे। जस्ट टेक द चांस, आप टेस्ट दो। आपसे नहीं पढ़ा जाता घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से, बच्चों की वजह से, तो कोई बात नहीं। अल्लाह पे यकीन रख के, अपने नसीब पे यकीन रखकर जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़े। टेस्ट में अपियर हो, वुमेन कोटा में नाम आते हैं लोगों के। वुमेन कोटा एक कोटा होता है जिसमें ऑलमोस्ट 3-4 सीट्स होती हैं, ऐसे ही है ना, 4 से 5 जी जी। सीट्स होती हैं। उसमें लोगों के नाम आ जाते हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें अपने ऊपर यकीन होता है और अपने अल्लाह पे यकीन होता है। और जब उनके नाम आ जाते हैं, फिर जब एक चीज हो जाती है ना, एक तो वो खुशी होती है जब आपका टेस्ट क्लियर होता है, फिर उसके बाद वो खुशी होती है जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर जब आप कहते हैं कि इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, तो चलो सोचते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। फिर आपके घर वाले भी सोचेंगे, फिर आप भी हम्म। सोचेंगे, हम्म। कोई रास्ता निकालें, कुछ करें, हो सकता है। इतना कुछ हो गया तो आगे भी हो सकता है, चलेंगे तो फिर ठीक हो गया। आगे भी अच्छा पॉजिटिव होंगे। समरा, मुझे ये शुरू बताएं से फॉर नेगेटिव एग्जांपल माइंड लेके चलेंगे तो आगे भी आप नहीं बढ़ पाएंगे। गुजरांवाला या मेरा तो यही मैं गुजरांवाला यकीन या है। शेखुपुरा के एक दूर दराज गांव का किसी बड़ी बाहर लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद मैं अब गांव में जाके बैठ गया, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मेरी किसी से अप्रोच नहीं है, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, ठीक है, और मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मुझ जैसे एक ऐसे फार्मासिस्ट जो कि बड़ा डिस्कनेक्टेड है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसकी अप्रोच हो, जिससे अप्रोच हो या मैं अपना काम करवा सकूं, और मैं ये समझता हूँ, तो मैं कहाँ से पहली क्या चीज पकड़ूं, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करूं? आप जल्दी जल्दी इसको जरा मुझे बता दें, मैं कैसे तैयारी अपनी स्टार्ट करूं, कौन सा सब्जेक्ट को पहले पकड़ूं, फिर उसको छोड़ूं, फिर अगले पे जाऊं? ठीक है, ये जल्दी से मुझे बता दें। नेट ना प्रॉब्लम हो गई थी, एक क्वेश्चन रिपीट करो। जी, क्वेश्चन ये है दोबारा से कि मैं फॉर एग्जांपल एक दूर दराज एक एरिया का एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं ग्रेजुएट किया था फॉर एग्जांपल किसी एक यूनिवर्सिटी से, लाहौर में आके पढ़ा, वापस चला गया, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास सिफारिश है, ना मुझे पता है कि टेस्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन मैं पीपीएससी पास करना चाहता हूँ।
केपीएससी पास करना चाहता हूँ, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास करना चाहता हूँ। तो मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ खुद ही अकेला बैठ के उस गांव के एक कमरे में। मुझे बताएं मैं कौन सा पहला सब्जेक्ट पकड़ूं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पकड़ूं, तीसरा कौन सा पकड़ूं। अपने नोट्स तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे कोई हल बताएं, कोई मैजिकल चीज बताएं। आपने पास किया हुआ है, कोई चीज मुझे बताएं। और क्या तैयारी मुझे ही करनी पड़ेगी? ये नहीं हो सकता कि आप जो पास किए हुए कैंडिडेट्स हैं या आप सीनियर्स हैं वो मेरी जगह जाके पेपर दे दें, ठीक है, और मैं वो मेरी जगह पास कर दें। क्या ये तैयारी मुझे ही करनी पड़ेगी? पेपर मुझे ही देना पड़ेगा? मुझे बताएं, मुझे मोटिवेट करें आप। मैं मोटिवेट होना चाह रहा हूँ, बताएं आप। पूछा, लेकिन ये एक वो पेन है, वो एक फीलिंग है कि जो बहुत सारे फार्मेसिस्ट की है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता रहा हूँ लोगों के साथ। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं फिर? क्या एक सिफारिश चलती है इसमें? कोई रिटर्न में कोई सिफारिश चलती है? मुझे बताएं मैं कैसे पास करूं? ये बताएं मुझे। आई एम स्पीचलेस। मेरा ख्याल है कि इस इंटरव्यू में इन सारे सवालों के जवाब है, मेरा ख्याल है। चले फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन दोबारा से जवाब दे देते हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या था? एक एक करके कि मैं दूरदराज हूँ, मेरे पास आपके पास सिफारिश सिर्फ नहीं एक है, मिनट है, और एक क्या? मिनट में आपने आंसर करना है सर। मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है, सिर्फ मेरे पास मेरे नोट्स और बुक्स पड़ी हुई हैं। तो क्या मैं सिफारिश के पीछे भागूं, अच्छा, मेंटोर के पीछे भागूं, नोट्स किसी और मैनेजर के बुक्स पीछे आर योर भागूं, क्या करूं? मेंटोर। अच्छा, हम्म। सबर सबर। नोट्स और बुक्स ही आपका मेंटोर है, नोट्स और बुक्स ठीक ही है। ने आपको पढ़ाना है, और आप अपने टीचर हैं, ठीक है। सब कुछ आपके पास है। मोटिवेशन नहीं है तो लाइक खान की वीडियोस देख लें, बहुत मोटिवेटिंग होती है, ठीक है। और क्या था? सिफारिश नहीं है। यार अल्लाह से बड़ी क्या सिफारिश सिफारिश होगी? नहीं है। मैं बताती हूँ ना आपको। देखे, 67 मेरिट नंबर, ठीक है। 50 लोग मेरे से पहले। मुझे कोट राधा किशन में पोस्टिंग क्यों 5 मिनट के डिस्टेंस पे है? मतलब मुझे क्यों मिली? कोई और बंदा भी तो आ सकता था, कोई सिफारिशी भी तो आ सकता था, मुझे क्यों मिली? क्योंकि मेरा नसीब वहां लिखा हुआ था, मेरा रिस्क वहां लिखा हुआ था। तो ये बात दिमाग से निकाल दे। मतलब कोई बंदा अगर सिफारिश लेके भी मेरी जगह पे आता है ना, तो अगर मेरा रिस्क वहां लिखा है तो ही कैन नॉट स्टे देयर फॉर एवर। ओके, ये बात ठीक है। हो गया। लास्ट हमारे पास 30 सेकेंड्स है। समरा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। बहुत सारे सवालों को आपने एड्रेस किया। वीडियो ये मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि जितने पूरे पाकिस्तान के फार्मासिस्ट हैं वो इससे मोटिवेशन ले सकें। वो अपनी क्वेरीज जो होंगी इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर देंगे। आप वीडियो को मुसलसल देखते रहिएगा और उनकी क्वेरीज को आप जरूर एड्रेस कीजिएगा क्योंकि वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, और अगर कोई सेशन करना हो तो इंशाल्लाह आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर लेक और कायनात फातिमा। आपका दोनों का अल्लाह करे कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आप सब लोग फुली मोटिवेटेड रहे और सब कामयाब हो। थैंक यू सो आमीन। मच। ओके, थैंक यू। ठीक है।